हेलो दोस्तों। तो ये आपकी ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट है, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड सेंडिंग इट फॉरवर्ड। इसका मतलब कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखना और फिर आगे भेजना। तो आज हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जब आपको अपने कस्टमर से मिले तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहला, बैकग्राउंड पीछे का एकदम प्लेन वाइट होना चाहिए। फोटो ब्लर मतलब धुंधली नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर, जिससे कस्टमर्स की सारी डिटेल्स दिखे। आप जो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसमें आपकी उंगलियां, चेहरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। खाली डॉक्यूमेंट्स के फोटो, वो भी एक जगह पर रखकर प्लेन वाइट बैकग्राउंड में। इसके बाद आता है, आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे वो आपको प्रोफेशनली भेजना है। कोई डॉक्यूमेंट सीधा, कोई डॉक्यूमेंट उल्टा ऐसे नहीं भेजना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली भेजते हैं। उसके पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट उल्टा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई आधी चीजें कटी हुई है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये पैन कार्ड आगे और पीछे की फोटो एक ही जगह पर रखी हुई है, ताकि जो बंदा वेरीफाई करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आए और उसको लगे कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, कितनी अच्छी तरीके से सब डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। बैकग्राउंड पीछे का वाइट रखना है। आधार कार्ड के लिए भी सेम रूल है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबके लिए यही रूल्स अप्लाई होते हैं। ये सारी चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो अब आता है दूसरा पार्ट। अब आती है दूसरी कहानी। आपका काम है कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेना और वेरीफाई कराना, ना कि उनका रिश्ता कराना। तो हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप अपने कस्टमर से फोटो मांगे तो पासपोर्ट साइज प्रोफेशनल फोटो बोले भेजने के लिए, ना कि अपनी सेल्फी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पीछे का बैकग्राउंड प्लेन रखें। आपको अपने कपड़ों की दुकान या अपना बड़ा घर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, आप अपने कस्टमर से फोटो जब मांगे तो हमेशा उनको बोलो कि पासपोर्ट साइज प्रोफेशनल फोटो भेजे विथ प्लेन बैकग्राउंड। हमें उनका रिश्ता नहीं करवाना है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। ये चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव। अब आता है तीसरा पड़ाव। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कस्टमर से उनकी सारी डिटेल्स एकदम प्रॉपर तरीके से ले लो। पैन कार्ड का जो नंबर होता है, आधार कार्ड का नंबर, उनका नाम एज पर पैन कार्ड, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके मॉम का नाम, उनके डैड का नाम, उनका जेंडर, मोबाइल नंबर, उनका स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, उनका मेल आईडी, वो कौन सी कंपनी में अभी करेंटली काम कर रहे हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, फिर उनके बाद में उसकी सैलरी, फिर उनको कितना लोन अमाउंट चाहिए है और लोन का पर्पस क्या है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्या पर्पस है उनका। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से उनसे फिल करवा दो, क्योंकि जब तक ये डिटेल्स नहीं मिलेगी आपको, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे।
अभी चौथा पॉइंट आता है कि आप जब भी अपने बैंक के स्टेटमेंट्स भेजो, अच्छे से स्कैन करके भेजो। कभी भी ऐसे ही फोटोज मत भेज दो, इससे चांसेस कम हो जाते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए। अभी आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी में उंगली आ रही है, कोई बैंक स्टेटमेंट उल्टा है, कोई राइट साइड में है, कोई लेफ्ट साइड में, तो ऐसा नहीं चाहिए। एकदम प्रोफेशनली भेजो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम प्रोफेशनली स्कैन करके सारा बैंक के स्टेटमेंट्स भेजे हैं। कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। आपको खुद फोटो खींचना है और स्कैन करना है। तो अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप की। जब भी आप कोई कस्टमर से सैलरी स्लिप 3 महीने की कलेक्ट करो, तो हमेशा ध्यान में रखो कि एक ही पीडीएफ फाइल में सारी की सारी अपनी सैलरी स्लिप होए। एक पे स्लिप सबसे पहले आप देखोगे, फिर उसके बाद में दूसरा पीडीएफ खोलोगे, फिर वापस से आप देखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो, जैसे आप देख सकते हो, एक पीडीएफ है, उसके अंदर एक ही सैलरी स्लिप है, फिर दूसरा खोलना पड़ेगा तो दूसरी सैलरी स्लिप देखोगे। ऐसे नहीं। एक ही पीडीएफ के अंदर आपकी सारी सैलरी स्लिप आनी चाहिए। बात आती है करेंट एड्रेस प्रूफ की। करेंट एड्रेस प्रूफ हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल लगेगा, और अगर रेंट पर आप रहते हो तो रेंट अग्रीमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। बिना ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए आपका लोन पास हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा ये सारी चीजें ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम, जब भी आप कोई कस्टमर से कोई डॉक्यूमेंट लेते हो तो हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपको 3 साल का आइडिया देना है कोई कस्टमर से, तो अभी आप क्या करोगे? उसको आप बोलोगे कि 1 साल का एक पीडीएफ भेजो। जैसे 2017 से 18 है तो एक पीडीएफ में डाल के भेजो। फिर 18 से 19 है तो दूसरा पीडीएफ भेजो, और 19 से 20 है तो तीसरा पीडीएफ बना के भेजो। सेम जीएसटी के साथ। जीएसटी में भी एक ही पीडीएफ के अंदर ही पूरा जीएसटी भेजो। एक एक करके फोटोज मत भेजो आप। जैसे कि आप ये फोटोज में देख सकते हो, ये एक डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, और ये तीसरा डॉक्यूमेंट, ये है जीएसटी बिल। तो एक ही पीडीएफ में भेजो। अलग अलग अगर आप भेजोगे तो वो नहीं चलेगा, आपका केस उधर ही रिजेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कस्टमर्स हैं और आपको उनके डॉक्यूमेंट्स भेजने, तो आप पहले कस्टमर का डॉक्यूमेंट भेजोगे। एक बार आपने वो भेज दिया, फिर आपको एक सिंबल डालना है
एक्स 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 ऐसा लिखना है। इससे क्या होगा कि जो दो दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग कस्टमर्स के आप भेज रहे हो वो बाइफरकेट हो जाएंगे। तो ऊपर वाला एक कस्टमर का डॉक्यूमेंट और आपका जो दूसरा कस्टमर होगा उसका दूसरा डॉक्यूमेंट। तो आप जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि दो कस्टमर्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और बीच में एक सिंबल डाल दिया हमने, ताकि जिनको हम भेज रहे हैं उनको पता चले कि ऊपर वाला एक कस्टमर है और नीचे वाला दूसरा कस्टमर। अब हम बात करते हैं कस्टमर रेफरिंग। अगर आपने बाय एनी चांस एक कस्टमर रेफर किया है और आपको उसका स्टेटस जानना है तो आप क्या करोगे? एक जन को दूसरे जन को आपको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा खुद की वेबसाइट है। आपको बस उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। एक बार आप लॉग इन हो जाओगे, आपको राइट साइड में 3 लाइन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो, कस्टमर पे क्लिक करो और कस्टमर स्टेटस लिस्ट आपको लास्ट में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने जितने भी कस्टमर्स को रेफर किया है उन सबके स्टेटस आपको यहाँ पर दिखेंगे कि पेंडिंग है, ये है, वो है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। तो आपको अपने किसी बंदे और को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे को इसका स्टेटस बताओ, ये बताओ, वो बताओ। आपको एक ही क्लिक में आपका स्टेटस पता चल जाएगा कस्टमर का कि क्या है। तो अब तक हमने जितना भी सीखा है वो सब अभी एक जगह पर ला। तो हम अभी बात कर रहे हैं पर्सनल लोन की। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आपका फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है वो फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों। बैकग्राउंड जो होगा वो एकदम व्हाइट होना चाहिए। आपको मैंने ये सबसे पहले ही बता दिया था, पहला पॉइंट था ये। अब उसके बाद आता है सैलरी स्लिप। ये पहले महीने की, ये दूसरे महीने की और ये तीसरे महीने की। तो मतलब 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको भेजनी है अलग अलग। फिर उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट। ये है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो आपको भेजना है। हमेशा ध्यान में रखिए बैकग्राउंड पीछे का व्हाइट होना चाहिए और आपकी उंगलियां नहीं आनी चाहिए। फिर आता है करेंट एड्रेस प्रूफ। अगर आपका खुद का घर है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल भेजे। और अगर आपका अब रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट अग्रीमेंट भेजना जरूरी है। और लास्ट में आपको सारी डिटेल्स भेजनी है। मैंने आपको ये पहले ही वीडियोस में बता दिया। एक बार आपने ये सब भेज दिया, इसका मतलब आपकी तरफ से सब कंप्लीट हो गए डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो एक बार अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया और आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमको बोलिए, क्योंकि जब तक आप हमको नहीं बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो छोटी सी छोटी बात हमें आकर बताइए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की तो आपका जो केस है वो रिजेक्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, डीले मत करो जब भी अपना डॉक्यूमेंट्स भेजो।
क्योंकि अगर आपने समझो एक डॉक्यूमेंट भेजा एक महीने में, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट भेजा दूसरे महीने में, तो आपको बैंक बोल देगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से भेजो और सारे लेटेस्ट होने चाहिए। तो आपको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो और खत्म करो काम। तो अब हम बात करेंगे सैलरी स्लिप की। आपको अगर लोन लेना है या आपके कस्टमर्स को लोन लेना है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है लोन लेने का वो होता है 15,000। अगर आपकी सैलरी 14,999 है तो तभी भी आप लोन नहीं ले सकोगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया है 15,000 का। और हमेशा चेक करना, उनकी सैलरी स्लिप है जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो 23,511 उनकी सैलरी स्लिप में है। और यही चीज बैंक स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हो कि क्रेडिट हुआ है आदित्य बिरला के थ्रू। तो दोनों जगह पर ये चीज शो करनी चाहिए कि आपकी जो 3 महीने की जो सैलरी स्लिप निकलेगी वो और आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो दोनों टैली होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं बिजनेस लोन की। जब भी आप बिजनेस लोन लोगे तो आपको 3 साल का आईटीआर या फिर 3 साल का विंटेज प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो 3 साल का आईटीआर आप जब भेजोगे तो उसके साथ में आपको पीएनएल और बैलेंस शीट साथ में भेजना है। अगर आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट भेजना भूल गए तो आपका केस उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, आईटीआर भेजोगे तो पीएनएल और बैलेंस शीट भेजो। अभी आता है विंटेज प्रूफ। उसके अंदर घुमस, शॉप एक्ट, उद्योग आधार या कुछ भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रूफ भेज सकते हो। आप या तो विंटेज प्रूफ भेज सकते हो या फिर बिजनेस लोन के लिए अपना 3 साल का आईटीआर भेज सकते हो। तो अब हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की। जब भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट भेजो तो डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट पर जाओ, वहां से डाउनलोड करो और हमें भेजो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने डायरेक्टली हमको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा है। यहाँ पर आपको अलग से जेरोक्स निकाल के उसकी फोटो खींच के फिर स्कैन करके नहीं भेजना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटो निकालिए और फिर हमको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है। ऐसे नहीं करना है। डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट पे जाओ, एप्लीकेशन में जाओ, वहां से बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करो और हमको डायरेक्टली भेजो। अगर आपने फोटो खींच के भेजा तो डायरेक्टली आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। आपको फिर वापस से सारी चीजें भरनी पड़ेगी, सब कुछ वापस से भेजना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही कहीं पे लोन लेकर रखा हुआ है तो आपको अपना रीपेमेंट शेड्यूल बताना पड़ेगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि आपने कितना ईएमआई ऑलरेडी पे कर चुके हो, कितना ईएमआई ऑलरेडी अभी आपका आउटस्टैंडिंग है। तो उसके हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखें, अपना रीपेमेंट शेड्यूल जरूर भेजें जब भी आपने ऑलरेडी लोन लेकर रखा हो और आपको कोई नया लोन लेना हो। तो अब हम बात करते हैं सिबिल स्कोर। तो एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखें कि बार बार सिबिल स्कोर चेक मत करो, क्योंकि अगर आप बार बार चेक करोगे तो आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली बैंक के पास चली जाती है। और अगर आपने 3 बार ये इंक्वायरी उनके पास पहुंच गई तो आपका जो केस है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी अपना सिबिल स्कोर चेक मत करो। हमेशा एक चीज ध्यान में रखें, आप
आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो हमेशा 650 से ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 650 से ऊपर होगा तो आपको लोन मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से नीचे होता है तो लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लोन मिलने में। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब ये भी आप अपने EMIs भरें तो हमेशा टाइम पर भरें। अगर बाय एनी चांस डिफॉल्ट हो जाता है तो ये आपका सिबिल स्कोर पे चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे। तो 650 से अगर कम हो गया तो आपको लोन मिलने के चांसेस ही आपके कम हो जाएंगे। तो अभी आपके पास में कस्टमर का केस आया और आपको उससे 2 रेफरेंस लेना जरूरी है। तो वो 2 रेफरेंस कौन होंगे? तो पहला रेफरेंस होगा या तो कोई फैमिली पर्सन या तो कोई रिलेटिव। सिमिलरली जो दूसरा रेफरेंस होएगा वो या तो कोई ऑफिस कलीग हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है। दोनों रेफरेंस फैमिली पर्सन नहीं होने चाहिए, या फिर दोनों जो रेफरेंस है वो फ्रेंड या फिर ऑफिस कलीग नहीं होने चाहिए। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिए। और हमेशा आप रेफरेंस भेजो तो ये सारी जो डिटेल्स है उसके साथ में भेजो। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.DEESHADisha.com या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करें 8591750921 पर।